हेलो फ्रेंड्स, वेदमय कैरियर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की किताब की अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इस बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की जो किताब पढ़ रहे हैं वह हमारी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई स्टेट की पीसीएस हो। एनसीईआरटी में से ज़्यादातर क्वेश्चन निकलते ही है दोस्तों। तो चलो आज अध्याय 2 के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, यानी कि प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और दोस्तों, इस युद्ध की विशेषता के बारे में हम जाने तो इस युद्ध में बाबर ने हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था और इसी के सहारे बाबर युद्ध जीता था दोस्तों। और इस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और दिल्ली पे मुग़ल साम्राज्य का उदय हुआ। और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, जो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि औरंगजेब का जन्म था वो गुजरात के दाहोद ज़िले में हुआ था। गुजरात के दाहोद ज़िले में औरंगजेब का जन्म हुआ था। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहते हैं कि मुग़ल शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था अकबर। और अकबर अनपढ़ था, यानी कि वह पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट की तरह उसने शासन किया। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। दोस्तों, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तब बहुत सारे सूबेदार थे और बड़े बड़े ज़मींदार थे, वह अपने क्षेत्र में ताकतें दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे भिन्न भिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सके। दोस्तों, जब भी इतिहास गवाह है कि जब भी कोई क्षेत्र में ताकतवर रियासतें, यानी कि लोग ताकतवर होते जाते हैं, तो उनके केंद्र में जो होता है उनको सेंट्रलाइज करता है, वह ज़्यादातर प्रभावी नहीं होता। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत में आए थे। अगर भारत में आने वाले विदेशी प्रजा का क्रम पूछे तो सिकंदर, यानी कि यूनानी लोग आए थे, उनके बाद ईरानी लोग आए। ईरानी डेरियस प्रथम। दोस्तों, हम जानते हैं डेरियस प्रथम भारत में आया था। यूनान से सिकंदर आया था, ये भी जानते। लेकिन आधुनिक भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली। और पुर्तगाल का जो साहसिक नाविक था वास्को डी गामा, वह सबसे पहले भारत में आया था। पुर्तगाली के बाद डच लोग आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों के बाद फ्रेंच आए। दोस्तों, ये क्रम है भारत में आने वाली विदेशी प्रजा का।
तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उसने विशेष अधिकार दे करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए विशेष अधिकार दिया, यानी कि एकाधिकार दिया। इंग्लैंड में कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं लगा सकती थी क्योंकि उसे एकाधिकार प्राप्त था। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत आई। 1608 में सूरत में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी और उसके बाद बंगाल में भी व्यापार किया। दोस्तों, सन 1600 में इसकी स्थापना हुई और 1600 के बाद वह इंडोनेशिया, अंग्रेज लोग थे, वह इंडोनेशिया सबसे पहले गए हुए थे और इंडोनेशिया को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में अंग्रेज भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि यह कैसे हुआ। दोस्तों, यहाँ आप एक चित्र को देख रहे हैं। यह चित्र कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी का दिया गया है। दोस्तों, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। जब विद्रोह हुआ 1857 का विप्लव, भारत का प्रथम विप्लव हुआ, तब लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया, यानी कि अपना राजा चुन लिया और 1857 का विप्लव उनके नेतृत्व में हुआ। लेकिन इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने कुचल डाला और अंग्रेज़ों ने कुचल डालने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और बहादुर शाह जफर के बेटों को उनके ही आंखों के सामने मार दिया गया। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी का ये चित्र है। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। दोस्तों, देखते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो मैं आपको इसका भी इतिहास बताना चाहता हूँ। जब इस्तुनतुनिया का पतन हुआ, यानी कि जो इस्तुनतुनिया ज़मीनी मार्ग था पश्चिमी देशों से भारत में आने का, पर इस्तुनतुनिया का पतन हुआ तब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तुनतुनिया को कब्जे में कर लिया। इसीलिए ज़मीनी मार्ग से लोग अब नहीं आ सकते, क्योंकि ज़मीनी मार्ग पर आने को खतरा बढ़ गया और ज़मीनी मार्ग पर जब लोग आते थे तो काफ़ी लोग उनको लूट लेते थे और उनकी हत्या भी कर देते थे। ये तो ज़मीनी मार्ग भारत से व्यापार करने के लिए बंद हो गया। तभी जो पश्चिमी देश थे उन्होंने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को चुना और पश्चिमी देशों में से स्पेन और पोर्टुगल यानी कि पुर्तगाल के साहसिक नाविकों ने, दोनों के बीच संधि भी हुई कि अगर जो पहले खोजेगा भारत को
वही भारत के साथ व्यापार करेगा। इसलिए स्पेन और पुर्तगाल दोनों के साहसिक नाविकों ने भारत का जल मार्ग शोधने का बीड़ा उठाया। तो स्पेन का जो नाविक था उसने सोचा कि अगर हिंदुस्तान में जाना है तो हिंदुस्तान यहाँ से पूर्व के रास्ते में पड़ता है, और उसने यह भी सोचा कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए अगर पूर्व में जाना है तो पश्चिम की ओर जाते हुए भी पूर्व की ओर जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। इसलिए वह निकल गया और यहाँ वेस्ट इंडीज़ तक पहुँचा, और वेस्ट इंडीज़ के लोगों को देखा तो उसने ऐसा मान लिया कि मैंने भारत की शोध की, और इसी के नाम पर वेस्ट इंडीज़ नाम पड़ा, और यहाँ के लोग रेड इंडियन कहलाए। और यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज निकला। बार्थोलोम्यू डियाज जब अफ्रीका के तट पर पहुंचा, उसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहाँ से वह वापस चला गया। और फिर स्पेन का दूसरा नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वह भारत का जलमार्ग खोजने को निकला और वह केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। यहाँ उसे गुजराती नाविक मिला जिसका नाम था अब्दुल मनीद, जो वास्को डी गामा को भारत लेकर के आया, और वह भारत में कालिकाता बंदर पर पहुंचा और वहाँ के राजा जामोरिन को भी मिला। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब वास्को डी गामा भारत में आया, उस तारीख थी 22 मई 1498। तो 22 मई 1498 जब वास्को डी गामा भारत आया, तब उस समय का राजा था जामोरिन। लेकिन दिल्ली सल्तनत की बात करें, 1526 में दोस्तों मुगल शासन शुरू हुआ, तभी दिल्ली सल्तनत थी। तो दिल्ली सल्तनत में कौन शासक था, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि सिकंदर लोदी का शासन था। किसका शासन था? सिकंदर लोदी का। जब वास्को डी गामा भारत में आया 22 मई 1498 में, तब भारत पर दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का शासन था। दोस्तों, देखते हैं सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार मतलब कि दोस्तों, उस देश की कोई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं होड़ लगा सकती। दोस्तों, ये एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ आपको, सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब भारत में अकबर का शासन था। लेकिन अकबर की 1607 में मृत्यु हो गई थी, और अकबर के बाद जब 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तब जहांगीर का शासन था। अकबर के बाद उसका बेटा था जहांगीर, तो उसका शासन था, और एलिजाबेथ प्रथम को अकबर की समकालीन माना जाता है। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती। दोस्तों, जिस एकाधिकार को उन्होंने प्राप्त किया, उसी एकाधिकार में इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इसके साथ होड़ नहीं लगा सकती थी। और दूसरी बात कि इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र के पार जा कर के
मतलब कि समुद्र के पार जाकर के कोई भी देश में वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद सकती थी और ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि यहाँ उसको चार्टर यानी कि एकाधिकार मिला था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादातर कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। ये जो शाही दस्तावेज था ये केवल और केवल ब्रिटेन के लिए ही था, वह दूसरे यूरोपीय देशों के लिए नहीं था। इसीलिए यहाँ लिखा है दोस्तों कि यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। दोस्तों, पुर्तगाली लोग दीव, दमन और गोवा वहाँ रहते थे, वहाँ पे अपना ठिकाना बनाया हुआ था। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी, अब दोस्तों पुर्तगाली पहले से आ चुके थे, फिर अंग्रेज लोग आए, फिर फ्रांसीस आए, डच लोग आए। ये सभी व्यापारी कंपनियां भारत में आ गई और ये सारी कंपनियां सभी एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी। अब मानो कि सभी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती हो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 व्यक्ति है और ये सभी व्यक्ति एक जैसे ही चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है, यकीनन हो सकता है कि वह चीज़ का मूल्य बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ ऐसा ही हुआ कि समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें, क्योंकि हुआ ऐसा कि सभी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी और इसी प्रतिस्पर्धा के चलते भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे जाने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था।
अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। दोस्तों 1608 में सूरत में व्यापारी कंपनी की कोठी स्थापित हुई थी, लेकिन तभी जहांगीर ने आदेश दिया और व्यापारिक कोठी का काम वहां पर ही रुकवा दिया और तभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ थे वह बंगाल में चले गए थे व्यापार करने के लिए और 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 में तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब जब बीमार हुआ तब कैप्टन हॉकिंस ने उसका इलाज किया था। और दोस्तों एक बात फिर और बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब के दरबार में कैप्टन हॉकिंस ने उसका इलाज नहीं किया था, डॉक्टर हैमिल्टन ने इलाज किया था और औरंगजेब का नहीं किया था लेकिन दूसरे मुग़ल शासक का किया था, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कंपनी ने औरंगजेब को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करने के लिए राजी कर लिया। यह कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब कैप्टन हॉकिंस औरंगजेब के दरबार में गए तो फटाफट फ़ारसी बोलने लगे। दोस्तों औरंगजेब के दरबार में फ़ारसी भाषा उनकी मुख्य भाषा थी और कैप्टन हॉकिंस को फटाफट फ़ारसी में संवाद करते देखा। तब औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ और औरंगजेब प्रसन्न हो करके उसने एक फरमान जारी किया जो बिना शुल्क चुकाए कंपनी व्यापार कर सकती थी। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। यानी कि जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था वह कंपनी के व्यापार तक ही सीमित था। कंपनी के अफसर अपना निजी व्यापार करते थे, उनके लिए ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। तो मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया कि जो शाही फरमान था वह तो कंपनी के व्यापार के लिए ही था कि कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती है, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वह भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार करते थे, वो अपना निजी व्यापार करते थे। लेकिन इसी निजी व्यापार के चलते बंगाल का राजस्व बहुत कम हो गया और बंगाल का राजस्व कम होने से वो बंगाल का जो नवाब था उसने इसका विरोध किया और विरोध होते ही ये विरोध बढ़ता गया और युद्ध में परिणत हुआ।
तो व्यापार से युद्धों तक। और दोस्तों हम जानते हैं कि 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसके बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान के बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी की मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होती गई। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो दोस्तों प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में हम देखते हैं। तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति को अख्तियार किया। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर दिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात, दोस्तों उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में था। मद्रास में भी दूसरी फैक्ट्री थी। मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराज-उद-दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। और प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? तो दूसरी बार दोस्तों
मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उनको भी हराना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी और 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी और इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल के दीवाने मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। दोस्तों, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, वहाँ से हम दूसरे पार्ट में इस अध्याय को देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।